हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ स्क्रीन पे आपको देख के पता चल गया होगा कि आज हम लेके आए हैं आपका भारतीय शिक्षा का इतिहास, जो आपका बीएड का सब्जेक्ट है, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके क्लिक करके PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ़िलहाल अपनी ये वीडियो। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वैदिक काल की शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आपसे प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में पूछे, चाहे वैदिक शिक्षा प्रणाली के बारे में पूछे, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा क्वेश्चन में अगर जैसे पूछ सकता है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए, तो जब आप मूल्यांकन की बात करते हैं तो आपको गुण और दोष के बारे में बताना होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोष की विवेचना कीजिए, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मैंने यहाँ पे इन सारे क्वेश्चनों का एक ही जो आंसर रखा है, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चनों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए उत्तर की बात करते हैं। तो उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं या गुण। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वैदिक युगीन शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं या गुण हैं। कौन कौन से हैं एक एक करके अब हम देखते हैं। पहला हमारा है शिक्षा का प्रारंभ उचित समय पर। तो प्राचीन युगीन शिक्षा के अंतर्गत यह मान्यता थी कि शिक्षा का प्रारंभ उचित समय पर होना चाहिए, अर्थात शिक्षा का प्रारंभ बाल्यावस्था से ही होना चाहिए, क्योंकि इस समय मस्तिष्क लचीला, स्मृति तीव्र तथा बुद्धि ग्रहणशील होती है। यानी पहले क्या था, पहले ये मान्यता थी, लोग मानते थे कि जो बाल्यावस्था की जो स्टेज होती है उस समय जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट यानी सीखते बहुत जल्दी हैं। उनका मस्तिष्क जो है वो बहुत जो है फास्ट यानी लचीला होता है और तीव्र भी होता है। स्मृति यानी याद रखने की जो क्षमता होती है वो भी उनकी अच्छी होती है। इसलिए जो शिक्षा का प्रारंभ है वो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। तो शिक्षा का प्रारंभ बाल्यावस्था से ही वैदिक युग में शुरू हो गया था। बात करते हैं दूसरा जो है वो है शिक्षा प्रणाली। तो वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर अर्थात गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे और छात्र सुनने के पश्चात चिंतन तथा मनन करते थे। यानी इसमें शिक्षा प्रणाली के बारे में बात की गई है कि पहले क्या होता था कि अब की तरह नहीं होता था कि बच्चे घर से ही पढ़ाई करते हैं। पहले पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल में ही रहकर सब शिक्षा प्राप्त करते थे, और गुरु जो है वो प्रवचन देते थे, यानी जो बताते थे मौखिक रूप से शिक्षा प्रदान करते थे, और छात्र क्या करते थे, उसे सुनते थे और उसके पश्चात सोचते और उसके बारे में विचारते थे और यानी सीखते थे। तीसरा है शिक्षण संस्थाएं। तो शिक्षा प्रदान करने का कार्य गुरुकुल या ऋषि आश्रम में किया जाता था। वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली ही प्रचलित होती थी। गुरुकुल प्रायः शांत वातावरण में स्थित होते थे, इसलिए ये नगरों से दूर शांत एवं स्वच्छ वातावरण में बनाए जाते थे। यानी आपके विद्यालय आप देखते होंगे, कोशिश यही की जाती है कि जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उसके आसपास जो है शोरगुल ना हो। तो उस समय भी इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा जाता था। यानी जो शिक्षण संस्थाएं थी, पहले तो शिक्षण संस्थाएं वहाँ गुरुकुल ही होती थी, और गुरुकुल भी कैसे होते थे, शांत जगह पे बनाए जाते थे, स्वच्छ वातावरण में बनाए जाते थे, क्योंकि एक शांत और स्वच्छ वातावरण में जो है बच्चों का विकास भी अच्छे से होता है। तो शिक्षण संस्थाओं के लिए माहौल जो था कुछ इसी तरह का था कि वातावरण जो है वो शांत भी रहे और स्वच्छ भी रहे। चौथा है उत्तम शिक्षण विधियों का विकास। तो वैदिक काल में गुरुओं ने शिक्षण की अनेक उत्तम विधियों, अनुकरण, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श, तर्क प्रयोग एवं अभ्यास, नाटक, कहानी आदि का विकास किया था। उस काल में शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने पर विशेष बल दिया गया था। यानी सारी चीज़ों को जो है सारी शिक्षण विधियों का उस टाइम विकास होता था, विकास हो गया था। जो भी आप यहाँ पे विधि जैसे जैसे मैंने बताया वो सारे जो है वो वैदिक काल में भी देखने को मिले थे। चौथा है यहाँ पे चौथा नहीं, ये पांचवा होगा, यह नंबर गलत पड़ गया है तो आप अब करेक्ट कर लीजिएगा नंबरिंग जो है, बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम टू सेम रहेंगी। तो अगला है अनुशासन। तो वैदिक काल में गुरुकुलों के नियम बड़े कठोर होते थे और गुरु और एवं शिष्य दोनों ही इनका पालन करते थे। उस काल में गुरु बहुत अनुशासित जीवन जीते थे, उनकी कथनी और करनी समान होती थी। गुरुओं के आदर्श और आचार विचार का सीधा प्रभाव पड़ता था, जिससे वो भी अनुशासित जीवन जीते थे। यानी जो अनुशासन की व्यवस्था थी पहले वो ये था कि गुरुकुल
के जो नियम होते थे अब की तरह नहीं। अब आपने देखा होगा कब मतलब जो बच्चे हैं वो आपको काफ़ी हद तक अनुशासित भी दिख सकते हैं जो विद्यालयों में है, लेकिन पहले गुरुकुल में ऐसा नहीं था। वहाँ पे नियम जो भी थे, क्योंकि गुरु जो है वो भी अनुशासित जीवन जीते थे, तो बच्चे भी क्या करते थे, उन्हीं उन्हीं जो है गुरुओं के ही आदर्शों के साथ चलते थे। उनके वो भी जो देखते थे गुरुओं को, उनसे वो भी सीखते थे और वो भी शिष्टाचार और अनुशासन जीवन जो था वो जीते थे। पांचवा है गुरु शिष्य संबंध। तो वैदिक युग में गुरु एवं शिष्य का संबंध अत्यंत निकटता व घनिष्ठता का होता था। दोनों एक परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। छात्र गुरु के प्रति श्रद्धा व सेवा भाव रखते थे। यानी अब के माहौल में आपने देखा होगा कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। इवन कि अब तो काफ़ी कुछ बोल भी दिया जाता है, टीचर बच्चों को बोल देते हैं, बच्चे टीचर को बोल देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। संबंध जो थे वो भी बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं कि गलती होती थी तो सज़ा नहीं मिलती थी, लेकिन वो सज़ा वो एक्सेप्ट करते थे। उनका जो संबंध था वो काफ़ी अच्छा था। यानी कि बच्चे क्या करते थे, अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते थे, उनकी बातों को वो समझते थे, सोचते थे और मानते भी थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगला है हमारा पाठचर्या। तो वैदिक काल में मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता था और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठचर्या में अपरा यानी भौतिक एवं परा यानी आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाता था। ठीक है, यानी पाठचर्या जो थी वो कैसी थी, वो ऐसी थी कि उस पर प्राकृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, तीनों पक्ष उस पर क्या हो, तीनों पक्षों का विकास हो सके उस पाठचर्या से। और पाठचर्या जो है वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विषयों और क्रियाओं को ज़्यादा दोनों मतलब क्रियाओं को महत्व देता था। सातवां स्त्री शिक्षा। तो वैदिक युग में स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। उन्हें भी पुरुषों के समान समस्त शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, यानी वैदिक युग में था कि स्त्री शिक्षा ऐसा नहीं था, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें घर में रहने दिया जाता था। ये सारी चीज़ें वैदिक युग में नहीं थी। वैदिक युग में स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, उन्हें भी अधिकार प्राप्त था। उन्हें भी वो समस्त अधिकार प्राप्त थे शिक्षा के जो कि पुरुषों को प्राप्त थे, नहीं बालकों को प्राप्त था। बालिकाओं को भी सेम अधिकार थे। उसके बाद है आठवां चरित्र निर्माण पर बल। तो वैदिक युग में शिक्षा का मूल कर्तव्य अच्छे चरित्र निर्माण पर बल देना था। वैदिक युग के अनुसार बालक का भावी जीवन भी आदतों पर ही आधारित है। यानी उसमें क्या था, ओवरऑल ये था कि जो भी चीज़ें बच्चों को बताई जाए उनके चरित्र निर्माण पर बल दिया जाए, यानी ऐसा उनको बताया जाए या सिखाया जाए जिससे उनका जो चरित्र है, कैरेक्टर जो है वो अच्छा हो। तो जब कैरेक्टर अच्छा होता है तो वो अपने आगे के फ्यूचर में यानी भी जो भी आप आगे की ज़िंदगी वो गुजारेंगे वो भी अच्छी आदतों के साथ गुजारेंगे। इस पर भी काफ़ी फोकस रखा जाता था पहले की वैदिक युग की शिक्षा में। नौवां है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। तो वैदिक युग में गुरु अपने शिष्य में ऐसे गुण उत्पन्न करते थे जिससे उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके और वे अपने देश के भावी कर्णधार बने। विद्यार्थियों में इंद्रिय निग्रह, आत्मसंयम तथा आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न की जाती थी। यानी ओवरऑल इनका ये कहना है कि गुरु जो है वो अपने शिष्यों को ऐसी विद्या देते थे, ऐसी शिक्षा देते थे कि उससे क्या हो कि उसमें जो है उससे उसका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित हो और उसका विकास हो सके, नहीं संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। किसी भी मायने में उसमें अच्छे गुणों को डेवलप किया जाता था जिससे कि वो आगे भी अपने देश के लिए भी, अपने जगह के लिए भी जहाँ वो रहता है, अपने परिवार के लिए भी एक अच्छा व्यक्ति बन के सामने उभर के आए और साथ ही अपना जो व्यक्तित्व है उसको भी अच्छा रखे ताकि सामने वाले यानी जो उनके आसपास के लोग हैं वो भी उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो। यानी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता था पहले की वैदिक युगीन शिक्षा प्रणाली में। 10वां है उत्तम पर्यावरण। तो वैदिक काल में गुरुकुल प्रकृति की सुरम में गोद में स्थिर होते थे। यहाँ शुद्ध वायु और जल प्राप्त होता था और वातावरण एकदम शांत होता था। यानी पर्यावरण का माहौल कि कैसा होना चाहिए, गुरु उस टाइम कैसा था, उस टाइम ऐसी जगह होती थी जहाँ पे हमको अच्छी वातावरण मिल सके, हवा मिल सके, अच्छा जल मिल सके और साथ ही माहौल भी जो है वो भी शांत हो ताकि शिक्षा जो प्रणाली है वो और अच्छी हो सके। ठीक है, तो ये आपने देख लिए गुण या विशेषताएं। अब हम बात करते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष की। तो वैदिक कालीन शिक्षा के दोषों को हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। पहला है शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व नहीं। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व नहीं था, यह व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। उस समय गुरुओं का पूर्ण अधिकार था। परिणामतः शिक्षा का कोई सर्वमान्य स्वरूप विकसित नहीं हो सका। यानी पहले क्या था कि जो भी शिक्षा की व्यवस्था थी उस पर जैसे कोई राज्य है तो वो
उसका उत्तरदायित्व जो है वो नहीं लेता था। यानी उस शिक्षा प्रणाली का उत्तरदायित्व किसके पास था? केवल गुरुओं के पास था कि जो भी प्रणाली, शिक्षा प्रणाली है वो व्यक्तिगत नियंत्रण में थी और किसके नियंत्रण में? गुरुओं के नियंत्रण में थी। तो ये एक डिफेक्ट है, यानी एक दोष है उस समय की शिक्षा प्रणाली का। दूसरा है आय के अनिश्चित स्रोत एवं भिक्षाटन। तो इसमें आप लिखेंगे कि वैदिक काल में गुरुओं को आज की भांति राज्य से कोई निश्चित आर्थिक अनुदान नहीं मिलता था। यह राजा, महाराजा और धनी लोगों की कृपा पर निर्भर रहते थे। यही कारण है कि उस काल में कुछ गुरुकुलों की स्थिति अति दयनीय थी। उस काल में सभी गुरुओं के छात्र समाज में भिक्षा मांगने जाते थे। यह उस समय के गुरुकुलों की आय का मुख्य स्रोत था। यानी पहले अगर आपने देखा होगा या सुना भी होगा तो वैदिक काल में क्या था कि पहले तो कोई राज्य जिम्मेदारी नहीं लेता था, तो वो अनुदान भी नहीं देगा, यानी किसी तरह का फाइनेंशियल यानी आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं करेगा। तो सपोर्ट कौन करता था? सपोर्ट करने के लिए राजा, महाराजा और धनी लोग थे। तो लोग उन्हीं पर निर्भर रहते थे उस टाइम की शिक्षा की व्यवस्था के लिए। तो उस टाइम क्या था कि इन लोगों पर निर्भर रहने पे कुछ गुरुकुल तो चलो ठीक है, मान लिया कि अच्छे हो गए, लेकिन कुछ गुरुकुलों जहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल पाता था आर्थिक रूप से, वहाँ पर गुरुकुल की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। और बाकी जो गुरुकुल हैं, अब उन्हें अगर अपनी शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी है, अपना वातावरण अच्छा करना है, गुरुकुल अच्छा करना है, तो वो भिक्षा मांगने जाते थे। और भिक्षा मांगने के लिए उनको जो है वो एकमात्र यही था कि अगर उनको अपना गुरुकुल अच्छा करना है तो वो समाज में जा के भिक्षा मांगते थे। और जो वहाँ के शिष्य थे वही जाते थे भिक्षा मांगने गुरुकुलों में। वहाँ पर एक परंपरा सी बन गई थी उस टाइम ये। तो ये भी एक डिफेक्ट है कि ऐसा करना पड़ता था, क्योंकि आर्थिक अनुदान सही रहता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। ठीक है। तीसरा हमारा है शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा। तो भारत में शूद्रों की हे दृष्टि से देखे जाने के कारण प्राचीन भारतीय शिक्षा के द्वार उनके लिए बंद थे। इस प्रकार उनकी शिक्षा की न केवल उपेक्षा की गई बल्कि उन्हें शिक्षा प्राप्ति के अधिकार से वंचित रखकर उनके प्रति घोर अन्याय भी किया गया। यानी पहले ये बहुत बड़ा डिफेक्ट था कि जो शूद्र थे, यानी आपने सुना होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो शूद्र कैटेगरी के लोग थे उनको उनकी शिक्षा व्यवस्था जो थी वो पहले से ही ख़राब थी। यानी उन्हें शिक्षा की जो है वो शिक्षा लेने से ही मना कर दिया जाता था। उनकी उपेक्षा शिक्षा के अंतर्गत भी काफ़ी की गई थी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया था, जो कि गलत है। हर इंसान को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए था। तो ये उस टाइम का एक बड़ा डिफेक्ट था। चौथा है लोक भाषाओं की उपेक्षा। तो वैदिक कालीन शिक्षा पूर्तियाँ केवल संस्कृत के अध्ययन पर व अध्यापन पर आश्रित होने के कारण अन्य लोक भाषाओं की उपेक्षा का कारण बनी, जिसमें अन्य भाषाओं की प्रगति न हो सकी। यानी पहले संस्कृत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लोक भाषाओं को महत्व उतना नहीं मिलता था जितना उन्हें मिलना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि जो अन्य भाषाएं थी उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो ये भी एक तरह का डिफेक्ट था उस समय का। पांचवा हमारा है धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर अधिक बल। तो वैदिक काल की शिक्षा धर्म प्रधान थी। उस समय धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। छात्रों की आधे से अधिक शक्ति धर्म ग्रंथों के अध्ययन और धार्मिक क्रियाओं के संपादन में व्यय होती थी। यही कारण है कि ज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम पदार्पण करने के बाद भी हमारा देश भौतिक दौड़ में बहुत पीछे रह गया। यानी आपको पता है कि हमारा जो वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। भौतिक जो शिक्षा है यानी भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो होड़ थी उसमें वो सारे लोग जो है वो बहुत पीछे रह गए थे, क्योंकि उनका सारा जो समय था वो धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर ही स्पेंड हो गया, नहीं खर्च हो गया या व्यय हो गया। तो ये एक तरह का डिफेक्ट था, क्योंकि हमारा देश जो है पहले से इतना आगे होने के बावजूद भी आज अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से काफ़ी पीछे रह गया है। जबकि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था और अच्छे लोग, शैक्षिक लोग बहुत पहले भी मिलते थे और बहुत अच्छे लोग मिले थे। ठीक है, बात करते हैं छठा, तो स्त्री शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था का अभाव। तो वैदिक काल में स्त्री शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था का अभाव था। वे उस काल में स्त्रियों के लिए अलग से गुरुकुल नहीं थे और जिन गुरुकुलों में कन्या प्रवेश ले सकती थी उनमें भी केवल गुरुओं, राजा महाराजाओं और धनी वर्ग की बच्चियां ही प्रवेश ले पाती थी। यानी शिक्षा का अधिकार तो प्राप्त था ही, लेकिन यानी स्त्रियाँ जो चाहें तो शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन उस टाइम प्रॉब्लम क्या थी कि गुरुकुल अलग से नहीं थे और जो गुरुकुल थे वहाँ उनकी कंडीशन होती थी कि यहाँ पे कोई धनी वर्ग का होगा या राजा महाराजा के घर के होंगे तभी उनकी कन्याएं वहाँ पे प्रवेश ले सकती हैं। तो ये गलत था, क्योंकि इससे जो गरीब और मिडिल क्लास की बच्चियां थी उनकी शिक्षा काफ़ी प्रभावित हुई। वो उनका जो है शिक्षा व्यवस्था वो काफ़ी ख़राब रहा, जिनकी वजह से वो काफ़ी पिछड़े रह गए। तो ये एक तरह का डिफेक्ट था।
7वां है रटने पर अधिक बल। तो वैदिक काल में शिष्यों को समस्त ज्ञान कंठस्थ यानी याद करना पड़ता था। उस काल में उसी व्यक्ति को योग्य माना जाता था जिसे धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र और अन्य अनुशासनों एवं क्रियाओं संबंधी श्लोक कंठस्थ यानी याद होते थे। यानी पहले क्या था कि जो वही मतलब उसी व्यक्ति को लोग बोलते थे कि ये ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा योग्य है, जिसे सारी चीज़ें याद होती थी। तो ये गलत है, क्योंकि रटने पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे रटने से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी क्रियात्मक रूप से ज़्यादा एक्टिव होते हैं कंपेयर टू रटने की। तो जरूरी नहीं कि जो रट के सारी चीज़ें याद कर ले वही अच्छा है, वही योग्य है। तो ये पहले की मान्यता थी जो कि गलत थी। तो ये हमारा हो गया 7 जो मैंने डिफेक्ट आपको बताए। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लास्ट में आप लिखेंगे कि अतः हम कह सकते हैं कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में कुछ गुण भी थे, तो साथ ही कुछ दोष भी थे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। आप में से कई लोगों ने कहा कि एक्सप्लेन क्या करें, तो मैंने एक्सप्लेन भी किया है सारे पॉइंट को, ताकि अगर आपको समझ में आ जाए तो आप रटे ना, आप सारी चीज़ों को समझें और उसके बाद जो है एग्ज़ाम में अगर आप लिखते हैं तो अपने लैंग्वेज में उसको लिखें। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। पसंद आएगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।